नमस्कार, मेरा नाम है विकल्प चौहान। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएसआई एवं कांस्टेबल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, क्रॉनिकल मैगजीन जून 2025 का जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने कवर करवा दिया था। पार्ट 2 में जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके ले लिए थे। अब पार्ट 2 हमने पार्ट 1 में क्या किया था ये देख लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोग इसके ऊपर के जो है 4 टॉपिक क्लियर किए थे। पहला था राज्य सरकार, दूसरा राष्ट्रीय समाचार, तीसरा आर्थिकी समाचार और चौथा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 7 से। पाँचवा छठा भी आपका कवर करेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी और छठा है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसे हम पहले कवर करेंगे, जैसे रिपोर्ट और सूचकांक से, और फिर योजनाएं हमारी और कार्यक्रम, फिर नवा हमारा डेटा बैंक होता है, फिर 10वां हमारा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, उद्योग और व्यवसाय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और सार संक्षेप से तो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका दूसरा क्रॉनिकल मैगजीन जून 2025, यानी जिसमें करंट हमारी आती है 27 अप्रैल तक की, तो उसकी वीडियो है, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रिपोर्ट एंड सूचकांक में से एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट। एसीआई मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक, उसने क्या एक रिपोर्ट जारी करी है कि वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। तो हमें इसमें से देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है कि एक तो एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, किसकी आई है, हवाई अड्डों की आई है, तो डैश लगाकर हवाई अड्डे लिख लेंगे। बिजिएस्ट या फिर सबसे व्यस्त हवाई अड्डे, तो उसमें भारत का जो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट जो है उसको नवा स्थान मिला है। ठीक, और उसी एयरपोर्ट को, आईजीआई को ही, इंदिरा गांधी नई दिल्ली एयरपोर्ट को लगातार 7वें वर्ष जो है एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक, फिर अगला पॉइंट यहाँ पर नोट्स बनाएंगे हम अपने शॉर्ट नोट्स में कि दुनिया के दो, यानी देखो पहले नंबर पे हम लिख लेंगे अटलांटा हवाई अड्डा, कॉमा लगा के लिख लेंगे यूएसए। दूसरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ का है, यूएई या फिर संयुक्त अरब अमीरात का। और फिर 9वें नंबर पे लिखेंगे आईजीआई नई दिल्ली। बस ऐसे ही शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। बाकी और इसमें देखिए बहुत कुछ है कि कितने हवाई अड्डे हैं, ये सब हमें याद नहीं करना होता है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद करना है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसकी स्थापना और खाली मुख्यालय। स्थापना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में एक एसीआई रिपोर्ट जारी की गई है एसीआई द्वारा, तो आप एसीआई का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। अब देखिए, चलिए दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो दूसरे में आप नंबर डाल के अपना नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स, कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई, डैश लगा के फोर्थ एडिशन यानी चौथा संस्करण जारी किया गया, कॉमा लगा के किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक, अब इसमें जो है बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस स्टेट में कितनी महिलाओं की भागीदारी है, पुलिस में कितनी भागीदारी है, न्यायालयों में और जेलों में क्या स्थिति है। ये अभी आपको इतना डीप में याद नहीं करना है कि पुलिस कितने थानों में सीसीटीवी है या कितने नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिनके ऊपर आपका सर्वे करके टाटा ट्रस्ट ने, इंपॉर्टेंट याद रखना, जस्टिस रिपोर्ट चौथे नंबर की है और किसके द्वारा है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा है। और इसमें राज्यों की स्थिति सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है हमारा, याद रखेंगे, कर्नाटक ने किया है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसने किया है, कर्नाटक ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पंचायत, तीसरा पॉइंट हमारा पंचायत उन्नति सूचकांक। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार पंचायत एडवांस इंडेक्स यानी पीएआई की बेसलाइन जारी की है। बेसलाइन यानी किन फैक्टर्स पर, जैसे भी आपने पुराने वाली न्यूज़ में ही पढ़ा कि जेलों की कैसी स्थिति है, कोर्ट्स की क्या स्थिति है, और महिलाओं की क्या स्थिति है, पुलिस कर्मियों में। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने जो है पहली बार पंचायत एडवांस इंडेक्स, यानी पंचायत जो है किस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। तो कितने विषयों को चयनित किया गया है, 9 विषयों को चयनित किया गया है, और उनको नाम दिया गया है SDGL, यानी लोकल सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG आपको याद होंगे, आपने पढ़े होंगे, वरना SDG पे मैं सोचा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि SDG 1 क्या है, सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, हमारे टोटल 17 हैं। तो इन 9 विषयों पर आधारित पंचायतों की रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग की गई है, और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, बस इतना याद रखिएगा, गुजरात का प्रदर्शन रहा है। किसका रहा है, गुजरात का रहा है। ठीक, और कोई पॉइंट नहीं करना है। फिर अपना चौथा पॉइंट लिखना है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, UNCTAD, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म बहुत आती हैं, हेडक्वार्टर बहुत आते हैं। यूएन से रिलेटेड कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन है
उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा और फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई नहीं है, लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है, ठीक। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से नहीं है। फिर इसका एक याद रखेंगे बस अपना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कब, 1964 में इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ा गला खराब है, ठीक। और फिर पांचवा पॉइंट हमारा नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? नोमेड एक आपका कैपिटलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय कर एक फर्म है, ठीक। तो इसमें बस हमें कितना याद रखना है कि पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है? आयरलैंड। और भारत लिखेंगे, भारत के आगे लिख लेंगे 148वां स्थान, यानी पहले पर आयरलैंड रहा है। क्वेश्चन बस आपसे यही पूछेगा कि हाल ही में नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो डैश लगा के शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, 148 रहा। और पहले पर कौन रहा? आयरलैंड। आयरलैंड जो है पहली बार पहले पायदान पर पहुंचा है, ठीक। और कोई पॉइंट याद नहीं करना है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट है प्रथम डिजिटल थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। रिपोर्ट जारी की गई, तो पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा की गई? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई। इन्होंने क्या क्या बताया कि मतलब जितने भी साइबर क्राइम होते हैं इनके लिए रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक। अब इससे हमारा जो है आपका कुछ क्वेश्चन बनते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है। कुछ परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएसआई में हर साल क्वेश्चन आता है। मालवेयर, ठीक। मेलवेयर क्या होता है? जो कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस, यानी दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पाईवेयर और रूटकिट। यानी वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पाईवेयर, रूटकिट, ये सब एक ही प्रकार के हैं जो हमारे कंप्यूटर को या सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको हम नॉर्मली मेलवेयर कहते हैं, जिसका एक प्रकार ही है वायरस और ट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। फिशिंग, अब देखिए फिशिंग का हमारा पॉइंट क्या है कि फिशिंग जो हमारा कहते हैं, फिशिंग, अब देखिए फिशिंग क्या होता है? मछली को पकड़ना होता है, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर फिशिंग पूछा जाएगा तो यहाँ पे भी धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी चुराने को हम फिशिंग कहते हैं। मछली को भी तो हम ऐसे ही करते हैं, धोखाधड़ी से पूरी मछली को ही चुरा लेते हैं फिशिंग में, ऐसे ही बोलते हैं। फिर स्मिशिंग, अब देखिए स्मिशिंग में SMS के लिए आ गया और काम वही हो रहा है, फिशिंग, यानी टेक्स्ट मैसेज या SMS संदेशों का उपयोग करके फिशिंग हमले जो किए जाते हैं। तो यानी फिशिंग और स्मिशिंग एक ही है, बस स्मिशिंग में S आ गया तो S का मतलब है हमारा SMS यानी टेक्स्ट मैसेज। रैंसमवेयर, अब देखिए हर उसमें लगभग क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है, हर शब्द में ही। देखिए रैंसमवेयर मतलब, रैंसम क्या होता है? फिरौती मांगना होता है। जैसे किडनैपिंग होती है तो बोलते हैं कि रैंसम, कितने की रैंसम मांगी गई है। तो नहीं, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और वेयर का मतलब आपको पता ही है, वायरस, यानी डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना। यानी अगर आपका ही अगर कोई इंस्टाग्राम चैनल हैक कर ले और फिर आप पे उसकी डिटेल्स हों और आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हों, तो जो भी आपका हैकर होगा वो रैंसमवेयर मांगेगा कि भैया आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा अपने पास चाहिए, उसके डिटेल्स आप चलाना चाहते हैं तो मुझे इतनी पैसे दे दीजिए, तो वो उसे बोलते हैं रैंसमवेयर। और फिर DDoS हमले होते हैं, किसी भी सर्वर को या वेबसाइट को ठप करना ही DDoS हमले कहलाते हैं। तो पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है पांचवा। जो ऊपर के चारों हैं वो तो आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। फिर हमारा आठवां टॉपिक है बुक का, योजना एवं कार्यक्रम। देखिए इसमें हमारे कितने टॉपिक ही बने थे? बस 6 ही टॉपिक बने थे, किसमें? रिपोर्ट एवं सूचकांक में। फिर हमारा बुक का आठवां पॉइंट है हमारा योजना एवं कार्यक्रम। इसमें एक जल प्रबंधन आधुनिकीकरण पहल स्टार्ट की गई, किसके तहत की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, ठीक। बस इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसमें। अगला पॉइंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरुआत की गई? तो वर्ष 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीमें की शुरुआत कब की गई ये बहुत आता है, ठीक। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है महिला संवाद अभियान। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला संवाद अभियान की शुरुआत की गई? तो डैश लगा के लिख लेंगे बिहार या फिर नीतीश कुमार, ठीक। तो इसका नोट्स कैसे बनाएंगे? महिला संवाद डैश लगा के बिहार कॉमा नीतीश कुमार। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हमारा, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, यानी किस राज्य द्वारा आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, संस्कृत ग्राम यानी गाँव को पूरा संस्कृत के माहौल में ढालना, ये किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। इतना इंपॉर्टेंट है, याद लिख लीजिएगा इसको कि आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड के द्वारा। और क्या किया गया इसमें इन्होंने उत्तराखंड के द्वारा
कि जो उनके 13 जिले हैं उनमें से एक एक गांव को चयन करके आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में रूपांतरित उन्हें किया जाएगा। बस याद रखना किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। अब संस्कृत भाषा के रूप में संस्कृत जो है विश्व की प्राचीन भाषा है, इसको देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। और शास्त्रीय भाषा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा जो है इसको दर्जा मिला था 2005 में। अगर क्वेश्चन आता है आपका नोट कर लीजिएगा, 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहली बार किसको दिया गया, तमिल को दिया गया था। ठीक, तो शास्त्रीय भाषा हमारी, और अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी भी हमारी 2024 में ही 4 या 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, जैसे पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और एक और लैंग्वेज है, उसका मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट का, उस पर भी एक करंट में वीडियो डाल दूंगा, अगर ऐसी मैगजीन में मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं। बस पाली, प्राकृत, मराठी और असमिया 4 याद रख लेंगे, 5वीं अभी मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक, 4th पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के घटक हैं, पार्ट्स हैं, वो हमारे भारत में बनाए जाए, ये इस प्रकार के लिए एक योजना बनाई गई। ठीक, उसके लिए बजट दिया गया 22,000, लगभग 23,000 करोड़ का, और अवधि दी गई 6 वर्ष की। ठीक, अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उत्तम चावल या सन्ना व्ययम योजना। सीधा पूछेगा उत्तम चावल या सन्ना व्ययम योजना किस राज्य की है, तो तेलंगाना की है। वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरुआत की गई उगादी उत्सव के दौरान। अब देखिए, उगादी उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको कि आंध्रा, तेलंगाना और आपका उगादी उत्सव वहाँ का नववर्ष मनाया जाता है। इसको देखिए, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। इसे कहा जाता है, वर्ष का आरंभ कहा जाता है, यानी संवत सर्दी, यानी तमिल नववर्ष है ये आपका, तेलुगु नववर्ष है सॉरी। ठीक, मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने जो है सृष्टि की रचना की थी। तो बस इतना याद रखना कि योजना कहाँ की है, तेलंगाना की है। शुरुआत किसने की, वहाँ के सीएम ने, रेवंत रेड्डी ने। और ये योजना क्या है कि अपनी पहला कार्यक्रम है कि बढ़िया चावल जो है, बढ़िया किस्म का चावल जो है मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। और कितना कराया जाएगा, प्रति व्यक्ति प्रति माह 6 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जाएगा, किसको, पात्र राशन कार्ड धारकों को। ठीक, उगादी उत्सव याद रखना, ये दक्षिण भारत में विशेषकर आपका आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। क्या है, इसको वर्ष का आरंभ कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, छठा पॉइंट है अनंत नगर योजना। ये भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं वन लाइनर में, पिछली वाली जो भी वीडियो थी पार्ट 1, उसमें क्या था, लखनऊ में शुरुआत की गई है योगी जी द्वारा। किसके अंतर्गत, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर योजना है। इसमें क्या है, देखिए इतना सारा डीप में हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से और कोई पॉइंट पढ़नी नहीं है। हाँ, बस एक पॉइंट ये पढ़ सकते हैं कि इसका विकास जो है चंडीगढ़ के पंचकुला मॉडल पे किया जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ हो या चंडीगढ़ के बगल में आपका पंचकुला हो, वहाँ का जो सिटी प्लानिंग है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और आज का नहीं बना हुआ है। चंडीगढ़ तो बहुत पुराना बना हुआ है, फ्रांस के एक ली कोजरवियर थे, उनके द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ पर जो गांव हैं उनका समग्र विकास करना है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसका चरण 2 स्टार्ट किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं उनका विकास करना है। तो इसकी देखिए, पहले की कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 की शुरुआत जो हुई थी, हमारा भारतीय सीमा पर एक गांव है किविथू, जिसे हम कहते हैं इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु कहते हैं, किविथू या बलांगू। तो वहाँ से शुरुआत की गई थी, और किविथू गांव को ही हमारा देश का पहला गांव कहा जाता है। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इसकी, 2023 में। ठीक, इस और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस यही है कि सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करना है। शुरुआत कब हुई थी, 1 की 2023 में। ठीक, दूसरे चरण में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से सटे सभी सीमावर्ती गांवों का जो है विकास किया जाएगा। ठीक, कितने शामिल राज्य और केंद्र शासित हैं, 15 राज्य और 2 यूटी शामिल हैं, जिनके सीमावर्ती गांवों को डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। शून्य गरीबी P4 पहल, क्वेश्चन आएगा कि शून्य गरीबी P4 पहल यानी PPPP, इसकी एक फुल फॉर्म भी है अभी। तो किसने की, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू ने, सीएम जो है आपके चंद्रबाबू नायडू ने। कब की, देखिए तेलुगु नववर्ष उगादी। तो आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक का जो एक नववर्ष है उगादी उत्सव, तो उसे तेलुगु नववर्ष उगादी कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें जो है 2024 के तहत एक विज़न बनाया गया, स्वर्ण आंध्र विज़न 2047। उसके तहत जो है आपका एक
शून्य गरीबी P4 पहल बनाएगी, जिसमें कहा गया कि 2029 तक जो है आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बना दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ट्रिपल P तो आपने देखा होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। तो P4 का मतलब याद रखिएगा, ट्रिपल P तो हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। ठीक, अब अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं डेटा बैंक। अब डेटा बैंक से देखिए एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि सौर पवन, पहला पॉइंट है हमारा कि सौर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किया है, यानी सौर ऊर्जा से और पवन ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से बिजली बनाने वाला भारत विश्व में कौन सा स्थान करता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तो याद रखिएगा, इससे और ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाने हैं। तो विश्व का तीसरा बड़ा देश बन गया है। ठीक, पहले पर वही है हमारे चीन, अमेरिका। ठीक, और तीसरे पर हमारा, पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, और भारत जो है तीसरे पर पहुंच गया है। ठीक, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी 22% मिलती है। 22, सौर ऊर्जा हमारा कितना उत्पादन हो रहा है, 7% हो रहा है। विंड एनर्जी से 3% हो रहा है। जल विद्युत यानी NHPC यानी बिजली से भी, पानी से बिजली 8%। देखिए भारत का जो है नवीनीकरण लक्ष्य, ये रिन्यूएबल एनर्जी से जो है हमें कितनी बिजली बनानी है 2030 तक, कुछ लक्ष्य हैं कि विंड एनर्जी से 100 गीगावाट, और जो हमारे भारत में कुल खपत हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल बिजली में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी होगी, बस 50% होगी। यानी NTPC या फिर कोयला या फिर इस तरीके से जो जीवाश्म हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, उनसे बस हम 50% ही करेंगे, और बाकी 50% हमारा टारगेट है कि गैर जीवाश्म स्रोतों से, जिन्हें हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जैसे NHPC यानी पानी से, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी। ठीक, और कुल क्षमता कितनी है, 500 गीगावाट हमारा बनाने का है, किससे, गैर जीवाश्म ईंधन के द्वारा। अगला फिर एक रिपोर्ट जारी की गई है WTA द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्या की गई है, वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई, WTA द्वारा। और उन्होंने क्या कहा है कि वैश्विक वस्तु व्यापार जो है आपका, उसमें जो है कुछ गिरावट देखी जाएगी। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बस याद रखना है कि किसके द्वारा जारी की गई, बाकी इतनी डिटेल में हमें बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है इसमें। फिर अगला रिपोर्ट कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसमें कर्नाटक ने, अभी हमने बात करी कि कर्नाटक ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसी रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किसकी थी, टाटा ट्रस्ट की थी। दोबारा रिवीजन हो जाएगा हमारा इसका। तो टाटा ट्रस्ट ने क्या कहा था, सारी पूरी एक बताई थी कि भारत में जस्टिस किस प्रकार से और कौन सा राज्य अच्छा जस्टिस की परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है। तो इसी ने एक बताया है कि हमारा भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कितने न्यायाधीश हैं, केवल 15 न्यायाधीश हैं। ठीक, तो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, समन्वित गिद्ध सर्वेक्षण 2025। ये किसके द्वारा किया गया, बस इतना याद रखना कि गिद्धों का सर्वेक्षण यानी गिद्धों की गिनती की गई, किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा की गई। ठीक, अगला फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डेटा बैंक की भारत में महिलाएं और पुरुष रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। मेन पॉइंट ये है हमारा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक, तो फिर इसका एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सारा बताया गया कि महिलाओं और पुरुषों में क्या अंतर है, क्या लिंगानुपात के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, नेतृत्व कैसा है पुरुष का और महिलाओं की हिंसा कितनी है, और राजनीतिक भाग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट, जो कि जारी किया गया हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र मातृत्व प्राकलन अंतर एजेंसी समूह, MMEIG। ठीक, यहाँ पर इसने हमें बस एक ही पॉइंट याद करना है कि MMEIG के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उसके पार्टनर कौन कौन है देख सकते हैं आप, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या प्रभाग शामिल है। इसमें हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट एक जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान जो है आपका नाइजीरिया का रहा है, और भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा है। यानी मोर्टेलिटी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है, नाइजीरिया, और दूसरे नंबर पर कौन सा रहा है, भारत रहा है। ठीक, बस आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन है, वहाँ पर अत्यंत अल्प है वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 क्या दे रखा है कि यही MMR मोर्टेलिटी रिपोर्ट को जो है कम करना है, यानी प्रति लाख जीवित जन्म में बच्चों पर को उन्हें जो है 70 से नीचे लाना है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट
इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मातृ मृत्यु और एमएमआर क्या है। एमएमआर मतलब मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। देखिए मातृ मृत्यु क्या है कि गर्भावस्था के दौरान तथा उसके समापन यानी गर्भ अवस्था के समापन के बाद 42 दिनों के भीतर अगर गर्भ अवस्था से संबंधित कारणों से किसी माता की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं मातृ मृत्यु। आपको पॉइंट में ही दिख रहा होगा। और एमएमआर का मतलब क्या है? देखिए एमएमआर की ऐसी डेफिनेशन बहुत आती हैं जनसांख्यिकी टॉपिक से। तो यह किसी निश्चित समय अवधि में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु यानी मदर्स की जो है मृत्यु हो जाती है उसकी संख्या है। ठीक, अगली रिपोर्ट है शिक्षा एवं पोषण रिपोर्ट 2025। इसमें हमें सीधा ये लिखना है कि किसके द्वारा जारी की गई है। फ्रांस द्वारा आयोजित पोषण के लिए विकास कार्यक्रम के दौरान यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक कार्यक्रम था किसका? फ्रांस का। कौन सा कार्यक्रम था? पोषण के लिए विकास। तब इसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। ये बताता क्या है, आंकड़े क्या है कि मतलब स्कूलों में भोजन की क्या सुविधा है और कैसी गुणवत्ता है। ठीक, बस इससे हमें बस इतना ही याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा, और कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं और बीमा से संबंधित कुछ न्यूज़ है। जैसे कि हमारी पहली न्यूज़ पढ़ते हैं। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का जो है 131वां स्थापना वर्ष बनाया गया। तो एक तो पॉइंट यही याद रखना है कि कौन सा स्थापना वर्ष बनाया गया है? 131वां स्थापना वर्ष बनाया गया है। और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह बैंक जो है भारतीय पूंजी के साथ भारतीय द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक था। यानी पूंजी भी भारतीयों की थी और जो इसका संचालन होता था वो भी भारतीयों को द्वारा था। और इसकी स्थापना हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है कि 1894 में इंडियन कंपनी एक्ट 1882 की धारा 6 के तहत लाला लाजपत राय जो हमारे फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी याद रखिएगा सरदार दयाल सिंह मजीठिया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। और राष्ट्रीयकरण जितने सारे बैंकों का 19 बैंकों का हुआ था। शुरू में 14 बैंकों का हुआ था। कब? 19 जुलाई 1969 को। ठीक, इसकी टैगलाइन भी क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है क्योंकि बैंक अब कम हो चुके हैं, 10-12 ही बैंक रह चुके हैं, तो उनकी अब टैगलाइन पूछी जाने लगी है। वरना पहले खाली आईबीपीएस के बैंकिंग पीओ वगैरह एग्जाम में पूछा जाता था कि सारे बैंकों की टैगलाइन। तो इसकी पीएनबी बैंक की टैगलाइन क्या है? भरोसे का प्रतीक। और जो कि एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का शेड्यूल बैंक यानी जिसको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई के बाद। वर्तमान सीईओ हमें बिल्कुल याद नहीं करने हैं। अगला पॉइंट है कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026, और देखिए वित्तीय वर्ष 2026 का मतलब होता है 2025 से 2026 के बीच, तो जो जीडीपी वृद्धि दर थी उसका अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है। पहले इनका अनुमान था आरबीआई का कि 6.7% रहेगी, लेकिन उसको घटाकर अब इन्होंने कितना कर दिया है? 6.5%, 6.5% कर दिया गया है। सरल घरेलू उत्पाद होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होती है स्थिर कीमतों पर होती है, और नॉमिनल जीडीपी को क्या कहते हैं? चालू कीमतों पर जो जीडीपी हमारी मेजर की जाती है। ठीक, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक राज्य एक आरआरबी पहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक राज्य एक आरआरबी पहल, और इससे रिलेटेड जो है आपका स्टैटिक पॉइंट भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। आप नोट करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गया हूँ। तो एक राज्य एक आरआरबी, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आपका भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सभी राज्यों में अब केवल एक ही आरआरबी होगा। अगर जहाँ पर 3-4 हैं, जैसे यूपी में अपने 4-5 थे, उन सबको मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया जाएगा। तो यानी इन सभी बैंकों का एकीकरण किया जाएगा। देखिए कानूनी आधार। अब देखिए हमारा यहाँ पर पहला बैंक जो है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सा बैंक था? प्रथमा बैंक था। अब लेकिन अधिनियम याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि पहला ग्रामीण बैंक कब बना? 2 अक्टूबर 1975 को। लेकिन आरआरबी या फिर रीजनल रूरल बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? वो अगले साल पारित किया था 1976 में। और किसकी वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। अब देखिए इसमें हमें और कुछ नहीं पढ़ना है कि क्या अधिनियम में कुछ हुआ है, बस हमें इसके साथ कुछ डेटा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित हुआ? 1934। लेकिन बना कब? 1 अप्रैल 1935 को। ऐसे ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी कहा जाता है इसको, ये
1949 को। और तीसरा हमारा है भारतीय स्टेट बैंक 1955। तो स्टेट बैंक हमारा 1 जनवरी 1955 को ही बना था, तो इसी अधिनियम के तहत बना था। बैंकिंग कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये चौथा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के तीनों अधिनियम का आप ईयर जरूर याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आए हैं। और 2 अक्टूबर 1975 भी, आरआरबी एक्ट 1976 भी, और बैंकिंग आरबीआई एक्ट 1934 भी, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। ठीक, नॉमिनी है इसमें बस एक ये थोड़ा सा अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि खाता धारक जो है अब 4 नॉमिनीज जोड़ सकते हैं। पहले ये था खाली एक ही नॉमिनी को जोड़ सकते थे, बाकी और हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर आ जाता है उद्योग एवं व्यवसाय। तो पहला है इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम। बस इसका आयोजन कहाँ हुआ, बस हमें इतना ही याद करना है कि इसका आयोजन मुंबई में हुआ। और इंडिया इस्पात 2025 कार्यक्रम किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा, आपका ऐसा पहला कौन सा पीएसयू है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी सार्वजनिक उपक्रम। यहाँ पर आपका दिख रहा होगा कि सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, कौन सा पेस्ट फिल तकनीक यूज़ करने वाला। तो कौन सा है? एक SECL कंपनी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसकी स्थापना वगैरह हमें नहीं पढ़नी है। रिकॉर्ड लोकोमोटिव उत्पादन, यानी वित्तीय वर्ष 2025 यानी 2024 से 25 में जो है हमारे रिकॉर्ड लोकोमोटिव इंजन जो हमारे रेलवे यूज़ करता है, उनके उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ। ठीक, अब इसके लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद कर सकते हैं NTPC या रेलवे के एग्जामों के लिए कि कौन कौन सा लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है। जैसे चित्तरंजन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? बनारस में है। पटियाला पंजाब में है। मधेपुरा बिहार में है, जहाँ पर लोकोमोटिव इंजनों का उत्पादन होता है, निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना भी नहीं है इस बैंक के बारे में। तो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025। इससे बस हमें याद रखना है कि स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ, जो कि दूसरा संस्करण था। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में हुआ। बाकी इसमें से और कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, सार संक्षेप। देखिए यहाँ से जो है कुछ फेमस चर्चित व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक नाम है हमारा, सीधा नाम लिखेंगे, कोरी बुकर। वो कौन है? अमेरिका के न्यू जर्सी से डेमोक्रेटिक सांसद हैं। अब ये सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक समय तक भाषण देकर इतिहास रचा है। इन्होंने वहाँ के सीनेट में, अमेरिका की सीनेट में 25 घंटों से अधिक समय तक भाषण दिया। ठीक, अब इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट भी याद रखना है कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। 1957 में स्टॉर्म थर्मोड नामक एक सांसद रहे होंगे अमेरिका के, तो उन्होंने जो है 24 घंटे तक लगातार भाषण दिया था। अगला टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी कुछ 2025 के प्रभावशाली लोगों की सूची है। तो पहले नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप ही रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन जीते हैं। कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद यूनिस इस समय बांग्लादेश के सरकार के प्रमुख हैं, एक तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी थे। क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लाउडिया शिनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, इनको देख लीजिएगा, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रभावशाली व्यक्ति जो है, नेता जो है, इनका बस याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्लॉस शवाब। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके संस्थापक थे कौन? क्लॉस शवाब। इनके जो है पर्वतीय रिसोर्ट दावोस में हर साल जनवरी में एक आयोजन होता था। ठीक, किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही एक आयोजन होता था, जहाँ पर सभी देशों के प्रमुख और उद्योगपति जाते थे। ठीक, तो इन्होंने जो है इसके न्यासियों से, यानी ट्रस्टीज, न्यासी मतलब होता है ट्रस्टी से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्लॉज शवाब याद रखना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। और इसका आयोजन हमेशा इनके एक रिसोर्ट है दावोस में, वहाँ पर होता था, जनवरी में हर साल होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कमला देवी अरविंदन। इसके बारे में क्या लिखना है कि ये एक भारतीय मूल की लेखिका है, नाटककार हैं। किस लैंग्वेज की हैं? तमिल और मलयालम में है, दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है। इनको क्या पुरस्कार मिला है? एक तरीके से सिंगापुर महिला हॉल ऑफ
फेम में इनको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला। ये कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। कब? मई 2025 में ही। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नियुक्ति में लिखा है लेकिन ये इनका निधन हुआ है। इनके बारे में बस 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाल ही में के कस्तूरी रंगन का देहांत हुआ, वह कौन थे? तो इनके बारे में पहला पॉइंट लिख लेना कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। और दूसरा पॉइंट NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनसे इनके दोनों रोल जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। के कस्तूरी रंगन। अगला निधि तिवारी, ये IFS ऑफिसर है। इनको प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है दिनेश माहेश्वरी। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दिनेश माहेश्वरी को अध्यक्ष बनाया गया है। किसका बनाया गया है? 23वें विधि आयोग का। ठीक, 22वें विधि आयोग का जो है 2004 को कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ठीक, तो याद रखना 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी, 23वें विधि आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पूनम गुप्ता, इनके आगे डैश लगा के सीधा लेना है कि RBI की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई हैं। ये नियुक्तियां हैं, इतना लंबा लंबा इसमें पढ़ने की हमें जरूरत नहीं होती है। अगला न्यायमूर्ति BR गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई, ये हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 51वें कौन से थे हमारे? संजीव खन्ना थे। ठीक, और ये हमारे पहले बौद्ध धर्म के हैं और दूसरे दलित CJI बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और CJI से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। सौरव गांगुली को क्या बनाया गया है? ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्ति मिली है। ठीक, बस याद रखना है। शर्ली बोर्ले, अब देखिए राष्ट्रमंडल के 7वें नए महासचिव कौन बने हैं? शर्ली बोचवे बनी है। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि इस पद पर पहुंचने वाली यानी यह पद संभालने वाली अफ्रीका की ये पहली महिला बनी है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ नेशंस की बात हो रही है। जो CWG वही गेम खेलते हैं यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन पर कभी भी किसी न किसी समय ब्रिटेन ने राज किया है। वही सब देश जो हैं राष्ट्रमंडल देश या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस कहलाते हैं। तो उसकी जो 7वीं नई महासचिव बनी है वो अफ्रीका की पहली महिला बनी है। तो नाम याद रखिएगा, शर्ली बोचवे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शिव सुब्रमण्यम रमन। इन्हें जो है PFRDA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PFRDA यानी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में इसका नाम है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बस हमें इसका इतना ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, शिव सुब्रमण्यम रमन PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, स्टीव बॉब को क्या नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार समिति केंद्र में नियुक्त किया गया है कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो है संबंधों में सुधार की ओर आगे और कार्य करेंगे। और कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट नाम है जय भट्टाचार्य। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। कौन? जय भट्टाचार्य। इनको क्या बनाया गया है? इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको नियुक्त किया गया है। कौन है? जय भट्टाचार्य हैं। और इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं अमेरिका की किसी संस्था में, और वो भी भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, जय भट्टाचार्य। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारे पॉइंट एक हेडिंग डलती है निधन। पोप फ्रांसिस का जो है निधन हाल ही में हुआ। और इनके बारे में एक बस ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। अगला पॉइंट मनोज कुमार, सबको पता होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, ठीक, वो गाना इन्हीं के ऊपर था। ये कौन थे? अभिनेता और निर्देशक थे। इनका जो है देहांत हो गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सार संक्षेप। अच्छा, इनके बारे में दे रखा है पुरस्कार मित्र विभूषण सम्मान। ये पूछेगा कि हाल ही में मोदी जी को मित्र विभूषण सम्मान दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो इसमें अंडरलाइन में कर दिया है नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मित्र विभूषण, जो किसे दिया गया? मोदी जी को दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, याद रखना, अनुरा कुमार दिसानायके। और ये जो मित्र विभूषण
सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ये इनका जो है 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जो कि दर्शाता है कि इनका वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा कितनी अच्छी चल रही है इस समय। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं सिटी की ऑफ ऑनर। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में एक आयोजन हुआ, यानी पुर्तगाल ने दिया, क्या दिया, सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोएडा हाई राइज और विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, ये हमें याद नहीं रखना है, बस याद रखना है किसको, निखिल सिंघल को दिया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं समिति विज्ञान सलाहकार पद, ये नहीं पढ़ना है। ठीक, असम वैभव पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे रतन टाटा जी को दिया गया था। तो ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि किसे दिया गया, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कारिता को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगला सैन्य अभ्यास है अभ्यास प्रचंड प्रहार। ये अरुणाचल में किया गया, इसका प्रहार किसके द्वारा किया गया, त्रिसेवा यानी तीनों सेनाओं द्वारा किया गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है, अभ्यास प्रचंड। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है अभियान एक और है माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान। ये भारतीय सेना ने नेपाल के साथ मिलकर जो है एक अभियान चलाया माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई के लिए। अगला जल गंगा संवर्धन अभियान, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर इस अभियान की शुरुआत की। अगला पॉइंट इंद्र 2025, ये क्या है, 14वां संस्करण है भारत और रूस की समुद्री अभ्यास का, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। तो इंद्र क्या है, इंद्र 2025 क्या है, भारत और रूस का जो है समुद्री द्विपक्षीय। ये 2 चरणों में हुआ, पहला चेन्नई में हुआ और दूसरा चरण जो है आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो चेन्नई भी और बंगाल की खाड़ी भी याद रखना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ सम्मेलन है ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव। ये जितने भी डिजिटल खेल क्रांति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ, बस याद रखना, नई दिल्ली में हुआ। अगला पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा आयोजन हुआ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हुआ। किसने सम्मेलन का उद्घाटन किया, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला एक और सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक प्रगति 2025। ये जो है एशिया का बहुत सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव है। कहाँ पर होता है, आईआईटी कानपुर में 2025 में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए यहाँ पर चर्चित पुस्तक है कुछ, रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो बस इनमें स्टार्टिंग का याद रखना है, रिपल्स ऑफ चेंज, आगे का पूरी बुक का इतना नाम याद नहीं रखना। तो किसके द्वारा किया गया है, कि जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया की एक संयुक्त पहल है। ठीक, अगला पॉइंट है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ये किसके लेखक कौन है, अमरजीत सिंह दुलत है। तीसरी बुक है आई एम सर्कुलर, ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर अप्रैल के कुछ दिवस हैं, आपको वो देख लेने हैं, बस याद रखना है। 27 मार्च को कौन सा होता है, 30 मार्च को कौन सा होता है, 2 अप्रैल को कौन सा होता है, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, 7 अप्रैल को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सा होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था। अगला होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथी भी याद रखेंगे। कला दिवस, विश्व धरोहर दिवस जरूर याद रखेंगे, बहुत एग्जामों में आया है। और 19 अप्रैल को उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस, 19 अप्रैल को ही विश्व यकृत दिवस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल को ही। और 22 अप्रैल को तो बहुत आते ही है कि पृथ्वी दिवस है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये तीनों पॉइंटों को एक साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। अगला पॉइंट है आपका 22 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है इसे, ठीक, या कॉपीराइट दिवस। और 24 अप्रैल बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारी लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993 को, जबकि अधिनियम था वो 1992 का। ठीक, तो याद रखना 24 अप्रैल।
और 25 अप्रैल भी याद रखना है, वर्ल्ड मलेरिया यानी विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस मनाया जाता है। कब? 26 अप्रैल को। ठीक, अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आप। देखिए कुछ चर्चित शब्द मंजूषा हैं, यानी यहाँ पर कुछ शब्द जो सुर्खियों में रहे वो उसको देख लेना है कि जैसे ग्लोबल डिमिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले सौर विकिरण में धीरे धीरे कमी आना है। ये 1950 के दशक से देखी जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है अक्षवी। अक्षवी का मतलब क्या है? आपदा क्षतिपूर्ति एक अभिनव ई आपदा वॉलेट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अक्षवी नामक जो है हमारा सुर्खियों में रहा है, तो ये क्या है? ये कोई अभियान है, क्या है? ठीक, क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर, इसको पढ़ लीजिएगा। ग्नोरिया, ये क्या है? एक आम यौन संचारी संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी सुर्खियों में रहा था पीछे। ठीक, अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट 2D सामग्री। सिक्योर क्या है? प्रोजेक्ट सिक्योर क्या है? इसका लक्ष्य जो है महासागर है जहाँ CO2 की जो है सांद्रता वायुमंडल की तुलना में अधिक है, तो वहाँ पर बात करनी है इसके बारे में। अगला पॉइंट ठीक, अब यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट हो गए हैं? विज्ञान प्रौद्योगिकी भी हो गया है, पर्यावरण भी हो चुका है, रिपोर्ट सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, डेटा बैंक, बैंकिंग, उद्योग व्यवसाय और सार संक्षेप। इसमें देखिए सार संक्षेप, रिपोर्ट सूचकांक और योजना और कार्यक्रम वाले पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। सारे नाम जितने सार संक्षेप में चर्चित व्यक्ति, चाहे किसी का निधन हुआ, किसी की मृत्यु हुई, किसी को पुरस्कार मिला, किसी को सम्मान मिला, या युद्ध अभ्यास हुए, या फिर महत्वपूर्ण दिवस हुए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पॉइंट कितने रह गए हैं? खेल रह गया है, वन लाइनर के करंट अफेयर रह गया है, RO का मॉक 13 है, देखते हैं RO का मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा या नहीं कराता हूँ, देख लेंगे। और फिर पत्रिका सार संक्षेप है, क्योंकि इसमें 3 पत्रिकाएं हैं, विज्ञान प्रगति, योजना और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो हमारा पूरा ग्रामीण परिवेश के लिए, और योजना हमारा केंद्र सरकार की योजनाओं के ऊपर भारत सरकार द्वारा ही जारी की जाती हैं। समसामयिक प्रश्न भी हैं और चर्चित शब्द मंजूषा आप देख ही चुके हैं। चलिए अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही पूरा क्रॉनिकल का 3 पार्ट में पूरा ख़त्म हो जाएगा, और इस तीनों वीडियोस को जो है अच्छे से देख के और नोट्स बनाकर छोटे छोटे पॉइंटों में, जैसे मैंने बताया, और पहले पार्ट में नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी लिखवा दिए थे, मैंने दिखा दिए थे साइड में, तो वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। क्योंकि इस मैगजीन को अगर आप 3 बार नहीं पढ़ेंगे, और सबसे अच्छा तो रहेगा अगर वीडियो पढ़ते रहें और वीडियो देखते रहें, और आपके पास में अगर बुक है ये वाली, तो उसके साथ अंडरलाइन करते रहें, उसी अंडरलाइन को बार बार 2 या 3 बार पढ़ लें एक ही महीने के अंदर, क्योंकि अगले महीने की बुक आने से पहले। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो क्रॉनिकल जून का ही पार्ट 3 रहेगा, उसके बाद फिर करंट अफेयर का मैं मई का स्टार्ट करूँगा, मई का 1 से लेकर 15 मई तक का एक साथ, और फिर 16 मई से 30 मई का 2 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा पूरे मई का करंट अफेयर। और उसके बाद जब अगली क्रॉनिकल की मैगजीन आएगी जिसमें मई का करंट अफेयर होगा, तो उस क्रॉनिकल मैगजीन को भी 2 पार्ट में अगली बार नेक्स्ट टाइम ख़त्म कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।